Assalamualaikum and welcome to my channel AH Assistance. Dear students, बहुत सारी बातों को माइंड में रखते हुए आपके लिए लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं, तो इसलिए लाजमी टिल एंड देखिएगा. इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे ये लेक्चर्स. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट. इकोनॉमिक एनालिसिस 5001 लेक्चर 1. आपका ये एमएससी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट सेमेस्टर का कोड है. क्या क्या टॉपिक्स हैं जो यूनिट 1 में आ रहे हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे मैंने शेयर किए हुए हैं. प्रॉपर एक कोर्स आउटलाइन भी आपको प्रोवाइड की है. अगर किसी ने वो वीडियो मिस कर दी है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ उस वीडियो का. काइंडली उसे देख लीजिएगा क्योंकि आपको आइडिया होगा कि क्या कोर्स आउटलाइन है, तो उस हिसाब से बेहतर आप लेक्चर्स को अटेंड कर सकेंगे. आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उनमें फर्स्ट है इकोनॉमिक, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, रिसोर्सेज एंड इट्स स्कार्सिटी एंड चॉइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इट्स यूजेस. ठीक है, अब ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट लेते हैं अपने लेक्चर का. डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे पीडीएफ स्टडी करने के बाद आपके लिए लेक्चर में लेकर आई हूँ और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. तो सबसे पहले बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या. ठीक है, अब इकोनॉमिक्स और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं. आपका जो ये सब्जेक्ट है इकोनॉमिक एनालिसिस, इसमें आप अबाउट इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. अब सबसे पहले जो 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, उनमें आ जाते हैं आपका स्कार्सिटी, सप्लाई एंड डिमांड, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स. ठीक है, ये आपके 4 मेन पॉइंट्स हैं. होता क्या है कि हमारे पास देखें लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. ठीक है, किसी भी चीज की लिमिटेड रिसोर्सेज है, कोई भी चीज अबंडेंस में मौजूद नहीं होती. अब जब लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं पर डिमांड्स इंक्रीज होती जाती हैं, ठीक है, तो क्रिएट होती हैं प्रॉब्लम्स. उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सेटिस्फाई करने के लिए इकोनॉमिक्स में डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूज किया जाता है. आई एम सॉरी. तो आज हम नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स यूनिट नंबर 1 में हम यही कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. ठीक है, जो ये 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, पर जिस तरह से आपकी कोर्स की आउटलाइन है उस हिसाब से मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी. तो सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है वो है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है. अब जो इकोनॉमिक्स है ना, वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है. ठीक है, एक तो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये आपको जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप फर्दर इसके कॉन्सेप्ट्स नहीं गेन कर सकते. ठीक है, तो सबसे पहली चीज के माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, आपकी कोई भी ऐसी स्टडी, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल्स और बिजनेस डिसीजंस पे बेस्ड हो. ठीक है, यानी कि वो जो स्टडी है वो आपके इंडिविजुअली और बिजनेस डिसीजंस पे बेस्ड होगी. ठीक है, जिस तरह आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर, सप्लाई, डिमांड, प्राइस, यानी कि ये इंडिविजुअल और बिजनेस डिसीजंस पे बेस्ड है. ठीक है, जबकि मैक्रो का वर्ड से आपको पता लग रहा है कि वास्ट है. ठीक है, इसकी स्कोप ज्यादा है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, जो डिफरेंट डिसीजंस हैं जो कि कंट्रीज या गवर्नमेंट्स के रिगार्डिंग है, यानी कि बड़े पैमाने पे जो डिसीजंस है ना वो हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और जो छोटे डिसीजंस हैं वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं स्टडी. ठीक है, अब ये जो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंटरलिंक्ड है. ठीक है, इनका आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, क्योंकि जब तक माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिसीजंस नहीं लिए गए उस वक्त तक मैक्रो इकोनॉमिक्स पे वर्किंग नहीं हो सकती. इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर कुछ पॉलिसी स्पेसिफाइड नहीं है, कुछ की प्रिंसिपल्स नहीं बने हुए, उस वक्त तक माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिसीजंस नहीं लिए जा सकते. तो इस तरह से जैसे ये दोनों माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंपैरेटिवली चलते हैं, इसी तरह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इनमें कॉमन भी होती हैं. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं, एक छोटी सी आउटलाइन मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की, कि ये एक्चुअली क्या है. आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल और बिजनेस डिसीजंस होते हैं. ठीक है, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कंट्रीज और गवर्नमेंट्स के बारे में है. अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये फोकस करता है सप्लाई पे, डिमांड पे, और इसके अलावा मजीद कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस लेवल को बताते हैं. जिस तरह से प्राइस कितनी हाई होगी, कितनी लो होगी,
फैक्टर्स होते हैं ना डिफरेंट, जिन पे बेस्ड होती है प्राइसेस। तो इस तरह से ये आपको बताते हैं कि क्या प्राइस अप जाएगी, डाउन जाएगी, सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है इस चीज की। इन सब चीजों पे ना माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें कि एक कंपनी है, ठीक है, और वो मैक्सिमाइज करना चाह रही है अपनी प्रोडक्शन को या अपने कैपेसिटी को, जैसा उसमें जो जितनी कैपेबिलिटीज हैं, कैपेसिटी है, उसमें जो प्रोडक्शन हो रही है, वो चाह रही है कि उसको हम ज्यादा कर दें, पर वो चाह रही है कि उसकी प्राइजेस लो हो जाएं। ठीक है, अब एक ऐसी कंपनी है जो कि प्रोडक्शन तो इंक्रीज करना चाह रही है, पर वो प्राइस लो करना चाह रही है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि इन्वॉल्व होंगे, और वो सब फैक्टर्स हम स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। इसी तरह अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? एक टॉप टू डाउन अप्रोच है। ठीक है, सिंपली आप इसे कह सकते हैं अ टॉप टू डाउन अप्रोच। और इसमें हम क्या देखते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी जो है ना, ओवरऑल यानी कि उसमें क्या फैसले हो रहे हैं, क्या डिसीजंस हो रहे हैं, नेशनल ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी है, जीडीपी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है ओवरऑल कंट्री का। ठीक है, वो चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। इसी के साथ अब हम डिस्कस करेंगे की प्रिंसिपल्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बेस करती है आपकी डिमांड, सप्लाई और प्राइसिंग लेवल्स पे। ठीक है, इसी तरह से उसका रिलेशनशिप भी होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो अब कुछ की प्रिंसिपल्स हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप इनको फिंगर टिप्स पे याद रखें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और हम इनको फर्दर स्टडी भी करेंगे, लेकिन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर हम जस्ट इनकी आउटलाइन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला तो आ जाता है डिमांड, सप्लाई और इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब डिमांड क्या है? कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट, कोई भी चीज हम अगर रिक्वायर कर रहे हैं ना, यानी कि हम फॉर एग्जांपल अब आजकल कोविड-19 के वक्त में मास्क की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उसकी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, अब उसकी सप्लाई किस तरह है? अब वो कंपनीज पे डिपेंड करता है कि कंपनीज उसकी सप्लाई को डिमांड से मैच कर सकती हैं या नहीं कर सकती। ठीक है, और अगर नहीं हो पाती मैच, तो ये एक और कॉन्सेप्ट अराइज होता है जो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। और उसके बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है कि यानी कि जितनी डिमांड है उतना ही सप्लाई है, सब कुछ हिसाब बराबर है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मार्केट इक्विलिब्रियम। अब सेकेंड इसका जो प्रिंसिपल है वो है प्रोडक्शन थ्योरी। अब प्रोडक्शन थ्योरी में क्या होता है कि किस तरह से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे, मैन्युफैक्चर होंगे, किस तरह से वो क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, किस तरह से वो गुड्स और सर्विसेज जो है वो बनाई जाएंगी, उनकी क्या प्रोसेसिंग होगी, ये हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन थ्योरी के अंडर। इसी के साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखें, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज डिटरमाइंड बाय द कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज। यानी कि इस थ्योरी के हिसाब से जो प्राइसेस हैं गुड्स की हैं या सर्विसेज की हैं, वो हम डिटरमाइन करते हैं रिसोर्सेज में। ठीक है, और इसी के बाद आ जाता है लेबर इकोनॉमिक्स। लेबर इकोनॉमिक्स क्या है कि वर्कर्स और एम्प्लॉयज का क्या पैटर्न है वेजेस का, वो कितनी वर्किंग कर रहे हैं, किस तरह से वो एक दूसरे को समझ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं लेबर इकोनॉमिक्स में। ये कुछ की प्रिंसिपल्स हो गए माइक्रो इकोनॉमिक्स के। इसी के साथ अगर हम डिस्कस करें मैक्रो इकोनॉमिक्स को, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है एग्रीगेट्स पे, इकोनॉमिक कोरिलेशंस पे। ठीक है, और इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि क्यों गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेगी या किस तरह से वो फैसले लेगी, किन फैक्टर्स पे वो बेस्ड होगी। ये सारी चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। अब हम सेकेंडली डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि हमें क्या क्या चीजें हम किस में स्टडी करते हैं। अगर आप जिस तरह से एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें ना, तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी कुछ बेसिक्स हैं जो कि आपको लाजमी पता होनी चाहिए। जो मैं आपको गाइड कर रही हूँ वो पॉइंट्स ऐसे हैं कि आप जस्ट वो पॉइंट स्टडी कर लें, तो आपका 20 मार्क्स का बहुत अच्छा सा आंसर बन सकता है। ठीक है, अच्छा, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअल मार्केट्स को, स्टडीज द इफेक्ट ऑन प्राइसेस एंड गुड्स, concerned with individual labor markets and consumer behavior। और इसी तरह से मेजर जो फैक्टर्स होते हैं जो इंक्लूडेड हैं, जिस तरह से मैंने की प्रिंसिपल्स का डिस्कशन की, उसमें डिमांड, सप्लाई फैक्टर, प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एज अ होल,
इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि हम होल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। इसमें आ जाती है ग्रोथ, आ जाती है नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, जीडीपी, ठीक है। इस तरह से ये तमाम फैक्टर्स जो हैं, तमाम जो प्रिंसिपल्स हैं, वो हम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कंसर्न किस चीज से होती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। और जो मेजर फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, मॉनेटरी पॉलिसीज, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस। ये कुछ जनरल फैक्टर्स है। जिस तरह से हमने की प्रिंसिपल्स डिस्कस किए ना माइक्रो इकोनॉमिक्स के, इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी कुछ की प्रिंसिपल्स हैं जो कि फैक्टर्स हैं जो इंक्लूडेड हैं, जिसमें नेशनल इनकम, मॉनेटरी पॉलिसीज, जिसमें फिस्कल पॉलिसी भी आ जाती है, ठीक है। इस तरह ये तमाम पॉलिसीज आ जाती हैं। इसी के साथ मैं आपके साथ एक और स्लाइड शेयर करती हूँ जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन चीज़ों के साथ हम डील करते हैं। वो मैं ऑलरेडी भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जस्ट आपके साथ ये स्लाइड शेयर करनी थी ताकि इफ़ यू वांट आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये क्विक पॉइंट्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चन में। लास्ट पे अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स की तरफ जाने से पहले आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 2 seconds. जस्ट वेट एंड लुक एट द एग्जाम्पल। सॉरी फॉर अ पॉज। एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अब हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स जो हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, उसमें आपकी आ जाती हैं कि किस तरह से आप एक्सटर्नैलिटीज को डील करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये चीजें पढ़ते हैं। इसी तरह से जो हु शुड ओन नेशनल यूटिलिटीज। अब ये जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ना, ये एक एक करके आप इनको हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं अपने आंसर्स में कि जिस तरह से हाउ टू डील विद एक्सटर्नैलिटीज, ठीक है। और फिर उसके बाद किस तरह से एनवायरमेंट पे वैल्यू पुट की जाती है, किस तरह से इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाता है, कैसे मोनोपोली पावर के साथ डील किया जाता है। ये सब एग्जांपल्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। इसी के साथ अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या क्या एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से आप अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करेंगे, रिसेशन को कैसे प्रिवेंट करेंगे, इन्फ्लेशन को कैसे रिड्यूस करेंगे, और किस तरह से आप लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएंगे, और ट्रेड कैसे करेंगे नेबर्स के साथ, ठीक है, नेबर कंट्रीज के साथ। ये सब चीजें आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आ जाती है। इसी के साथ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक को हम एंड करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे जो कि है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। देखिए कोई भी चीज, कोई भी बात होती है, कोई भी स्टेटमेंट होती है, उसमें एक पॉजिटिविटी भी होती है और उसमें नेगेटिविटी भी होती है। हर चीज, कोई भी चीज है, उसमें दो पहलू होते हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक्स के भी दो पहलू हैं, ठीक है। दो स्टैंडर्ड ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की, जिसमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को कहा जाता है कि ये दो ब्रांचेस हैं। अब क्या चीजें हम इसमें स्टडी करते हैं, किस तरह से ये डिफरेंस है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्मेटिव को। अब नॉर्मेटिव क्या है कि ये जो है ना, नॉर्मेटिव आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये शायद हो सकता है और शायद नहीं हो सकता, इस तरह की बात आ जाती है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्लियर हो। लेकिन ये कि इसमें ये दो बातें आ जाती हैं कि क्या हमारी जो हम सोच रहे हैं या जो हमने स्टेटमेंट्स बनाई हैं वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। यानी इसमें हम नॉर्मेटिव में करते क्या है कि हम कुछ रिकमेंडेशंस रखते हैं, कुछ चीजें होती हैं कि वो लेकिन बेस्ड फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं होती, यानी कि वो प्रॉपरली टेस्टेड नहीं होती। अजम्पशंस कह सकते हैं आप कि कुछ अजम्पशंस होती हैं, कुछ फैक्ट्स नहीं होते वो, ठीक है। और इसी तरह से नॉर्मेटिव में सब्जेक्टिव होता है और सेकेंडली उसमें होता है कि शुड बी, शायद ऐसा हो, इट शुड बी लाइक दिस, यानी कि ये अपने पर्सनल व्यूज भी हो सकते हैं कि दिस शुड बी लाइक दिस, या प्राइजेस ऑफ शुगर शुड बी लोअर्ड डाउन, ठीक है। यानी ये हमारी एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो जाएगी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो जाएगी, इकोनॉमिक्स के आपने एक जस्ट थिंकिंग की है, ठीक है।
ओके इसी तरह से अगर हम पॉजिटिव की तरफ मूव करें तो पॉजिटिव जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ही बेस करेगा। वो सिर्फ बताएगा कि ये कॉजेज हैं तो ये इसके इफेक्ट्स होंगे, और वो प्रॉपरली टेस्टेड फैक्ट्स और फिगर्स होंगे, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है, तो ये जो दो ब्रांचेस है ना हम स्टडी करेंगे, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव, और ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, डिफरेंट जो इकोनॉमिक फिनोमेना होते हैं ना उनको ये एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और नेगेटिव क्या है, दोनों को एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसमें हम क्या कहते हैं कि वो ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि बेस होंगी किसी फैक्ट पे। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन लेक्चर्स का मकसद यही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। और अगर किसी चीज में आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आई कैन री एक्सप्लेन दैट थिंग टू यू। ठीक है, ये नहीं कि बस एक बार मैंने लेक्चर अपलोड किए कर दिया, अब इस टॉपिक पे हम कभी बात नहीं करेंगे दोबारा। नो, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती, कुछ क्लियर नहीं होता, कुछ एग्जाम्पल्स क्लियर नहीं होती, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और वी कैन रिपीट दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके सो अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है कि ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि बेस्ड होती हैं रियल थिंग्स पे, यानी कि ये फैक्ट्स पे बेस्ड होती हैं, और ये क्लियर भी होती हैं और डिस्क्रिप्टिव भी, यानी कि ये पूरी मालूमात आपको देती हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर कुछ हम एग्जांपल्स देखें कि क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं पॉजिटिव की। अच्छा, और एक चीज और कि कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट प्रॉपर जजमेंट्स, प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही प्रिपेयर होती है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पूरी ऑब्जर्वेशन की नहीं है, आपने पूरी जजमेंट की नहीं है और बस इन स्टेटमेंट्स को लिख दिया। अगर मैं एग्जांपल दूं ना, आपके साथ एग्जांपल शेयर करूं पॉजिटिव की, तो वो हो जाएगी जिस तरह फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड इंक्रीजेस पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की और उससे पब्लिक एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हुए। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, और इस फैक्ट के साथ साथ ये एक प्रूवन हिस्ट्री हो सकती है कि जो हेल्थ केयर को स्टडी करते हैं कि गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर प्रोवाइड की, उसकी फैसिलिटीज प्रोवाइड की। ठीक है, तो वो एक फैक्ट आ गया, वो एक ऑलरेडी टेस्टेड थिंग है। इसी तरह से अगर हम बात करें नेगेटिव या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो वो क्या होता है कि कोई भी इस तरह की फीलिंग्स या इमोशंस या किसी के अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज, ठीक है, ये सब चीजों पे बेस्ड होता है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। अब नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में अपनी पर्सनल जजमेंट भी आ सकती है। जिस तरह से अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने पर्सनली कोई चीज जज की ना कि फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन। ठीक है, ये मेरी एक पर्सनल जजमेंट हो गई कि हेल्थ केयर प्रोवाइड होनी चाहिए तमाम सिटीजन को हेल्थ केयर प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो ये मेरी अपनी जजमेंट हो गई। ठीक है, इस पे ना तो कोई फैक्ट्स है, ना फिगर्स है, ना इस पे मैंने सर्च किया कि क्या लोगों को मिल भी रही है फैसिलिटी या नहीं मिल रही। तो ये सारी जो चीजें हो जाती है ना, ये इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी आ जाती हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में हम कंपैरिजन करें, तो इनमें कंपैरिजन से हमें वही बात आ जाती है कि हमें पता लगता है कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपरली बेस्ड होती हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। जिस तरह आपके पास स्क्रीन पे एक एग्जांपल है कि व्हेन प्राइसेस राइज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड विल फॉल। अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। इनफैक्ट कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि डिमांड स्टिल सेम रहती है, लेकिन हम एक जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट की बात हम करें तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट वी शुड रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम फ्रॉम द रिच टू द पुअर, ये एक एग्जाम्पल है, यानी कि ये अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में कि ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, होप सो आपको नॉर्मेटिव और पॉजिटिव में अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, रिसोर्सेज एंड इट्स स्कार्सिटी। थर्ड पॉइंट, जो थर्ड टॉपिक है आपका रिसोर्सेज एंड इट्स स्कार्सिटी, और जो फोर्थ टॉपिक है स्कार्सिटी एंड चॉइस, वो दोनों को मैं आपके साथ मर्ज करके डिस्कस करूंगी क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, अब देखिए रिसोर्सेज क्या हैं।
नेचुरल रिसोर्सेज हैं बहुत सारी, ठीक है, जिसमें सोलर एनर्जी है, वाटर रिसोर्सेज हैं, लैंड रिसोर्सेज हैं, ऑयल रिसोर्स है, नेचुरल गैस है, एनिमल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, इस तरह बहुत सारी रिसोर्सेज है ना नेचुरल। और इसी तरह से अगर हम दूसरी रिसोर्सेज की बात करें जिसमें कमोडिटीज आ जाती हैं, जिसमें फिशिंग्स आ जाती हैं, लेबर आ जाता है, ठीक है, ये भी डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। अब होता क्या है कि कोई भी रिसोर्स, ठीक है, कोई भी, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो या वो मैनमेड रिसोर्स हो, वो एक मतलब एक उसकी क्वांटिटी होती है ना, मतलब एक अनलिमिटेड तो नहीं हो सकती। अब जैसे आगे अगर आप इधर देखें नेचुरल रिसोर्सेज, तो 23% इसकी क्वांटिटी है, इसकी 6%, यानी कि एक परसेंटेज होती है, एक प्रॉपर एक क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब डिमांड्स बढ़ जाती हैं पर रिसोर्सेस कम हो जाती हैं, तो होती है प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं मैं आपको आगे बताती हूँ, पर मेन चीज अभी जो रिसोर्सेस का मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि रिसोर्सेस जो है ना वो बहुत जरूरी है, ठीक है, और जो करंट डिमांड है उनको फुलफिल करने के लिए उन रिसोर्सेस को पूरा करना, उन रिसोर्सेस को इक्वली एलोकेट करना, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज आ जाता है। और इसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी अराइज हो जाती है, कुछ इनइक्वालिटीज आ जाती हैं मार्केट में। अब डिस्कस करते हैं इन रिसोर्सेस के बाद जो प्रॉब्लम होती है। अब होता क्या है कि कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनकी डिमांड बढ़ गई, वो इंक्री और लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब उनकी कमी हो जाती है। अब जब कमी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि प्रॉब्लम्स होती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम चीनी की बात करें, ठीक है, अब चीनी की डिमांड बढ़ गई, गर्मियों में चीनी की डिमांड ज्यादा होती है क्योंकि शरबत बन रहे होते हैं और इसी तरह से मुख्तलिफ मशरूबात बन रहे होते हैं, शुगर की थिंग्स होती हैं, तो चीनी की डिमांड ज्यादा होती है, ठीक है। अब चीनी की डिमांड ज्यादा हो गई पर पीछे से उतना सप्लाई नहीं हो रहा, तो क्या होगा कि जाहिर है शॉर्टेज हो जाएगी चीनी की। इसी शॉर्टेज को, इसी चीज को हम कहते हैं स्कार्सिटी, ठीक है। स्कार्सिटी क्या है कि जब किसी भी चीज की सप्लाई डिमांड को पूरी ना कर सके, ठीक है, यानी कि अब ये सिर्फ जिस तरह दूसरी रिसोर्सेज में नहीं बल्कि अब हम वाटर रिसोर्स में भी स्कार्सिटी होती है। जिस तरह अब बारिश की जरूरत है पर जितनी बारिश की जरूरत है उतनी बारिश की जरूरत नहीं हो रही, तो इट विल बी अ स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी। इसी तरह कुछ एरियाज में पानी की कमी है तो दैट विल बी वाटर स्कार्सिटी। इस तरह से डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। स्कार्सिटी कब होती है? जब भी कभी, आप ये बात याद रखिए कि जब भी कभी भी कोई भी रिसोर्स है उसका जो सप्लाई है या उसकी जो मिकदार है वो पूरा नहीं कर पा रही डिमांड्स को, तो वो एक प्रॉब्लम की सूरत में अराइज हो जाती है। कुछ कॉजेस होते हैं इसके, वो कॉजेस हम आगे डिस्कस करते हैं, पर आप पहले इसकी डेफिनेशन को देख लें कि सिंपली अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बात करें ना, तो स्कार्सिटी मीन्स ऑफ लिमिटेड अवेलेबिलिटी, यानी किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो, महदूद हो, कम हो, ठीक है। अब ड्यूरिंग फेमाइन पीरियड फूड इज स्कार्स, दैट इज स्कार्सिटी ऑफ फूड, वो फूड की स्कार्सिटी हो गई। इसी तरह से मैंने आपको वाटर की स्कार्सिटी बताई, ठीक है। इसी तरह से मुख्तलिफ चीजों की स्कार्सिटी हो जाती है। अभी जिस तरह से अभी कोविड-19 है तो उसके दौरान मार्क्स की स्कार्सिटी हो गई, ठीक है, मार्क्स की रिसोर्सेज हो गए। डिटॉल की स्कार्सिटी हो गई थी, ठीक है, डिटॉल पूरा नहीं पड़ रहा था। तो इस तरह से विद पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं उनको कवर अप करने के लिए जो एक फिनोमेनन यूज किया जाता है, उसमें अगर कमी आ जाए और वो सप्लाई पूरा ना कर सके डिमांड को, तो स्कार्सिटी हो जाती है। और ये बहुत ही एक फंडामेंटल प्रोसेस है और जिसमें ह्यूमन की जो नीड्स है ना वो पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्कार्सिटी के लिए। सबसे पहला आ जाता है नेचुरल स्कार्सिटी, ठीक है, जिसमें मैंने जिस तरह से आपके साथ डिस्कस की कि वाटर की हो सकती है, फूड की हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से कभी कभार कुछ लिमिटेड सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजी, लिमिटेड कैपेबिलिटीज, ठीक है। अब जिस तरीके से अगर हम एलएमएस पोर्टल की बात करें, ठीक है, तो नेट के कनेक्शन ज्यादा लोड होता है तो उस पे प्रॉब्लम्स होती हैं। पूरा जितनी डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाती, सब लोग लॉग इन नहीं कर पाते, ठीक है, ये भी एक तरह की आपकी स्कार्सिटी हो गई, ठीक है। इसी तरह से जो लिमिटेड टेक्नोलॉजीज हैं या ह्यूमन स्किल्स हैं, जिस तरह अब फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्क है उसको परफॉर्म करने के लिए
एक लेबर जितनी चाहिए, वो लेबर अगर उतनी नहीं है, उतने लेबर वर्कर्स नहीं है, उतनी मशीनरी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो लिमिटेड कैपेबिलिटीज होंगी, वो वहां पर स्कार्सिटी होगी। इसी तरह से और क्या हो सकते हैं रीजंस इसके? कभी कभार इस तरह से होता है कि पुअर प्लानिंग होती है, यानी चीजें मौजूद होती हैं लेकिन पुअर प्लानिंग की वजह से, पुअर एग्जीक्यूशन की वजह से वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाती। ठीक है, तो तब क्या होता है कि स्कार्सिटी हो जाती है। अगर हम ग्राफिकली इसको देखें तो स्कार्सिटी क्या होगी कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्कार्सिटी गुड्स और सर्विसेज की हो गई, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं। एक तरफ आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और दूसरी तरफ आपके अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो होगा क्या कि स्कार्सिटी हो जाएगी। अब उसमें क्या होगा कि उसमें आ जाएंगी प्रॉब्लम। अब जब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, स्कार्सिटी एंड चॉइस, उसकी मैं अब यहां पर बात आ जाएगी कि अब जब ये प्रॉब्लम आ गई ना, तो अब आ जाती है चॉइसेस। यानी कि अब एक प्रॉब्लम तो हो चुकी, अराइज हो चुकी, अब उसके बाद कुछ चॉइसेस आ जाती हैं कि या तो किस तरह से उसके साथ डील किया जाए। या तो सबसे पहली चीज है कि वांट्स को कम कर लिया जाए, रिसोर्सेज अगर कम है तो लिमिटेड वांट्स कर ली जाए, रिड्यूस एक्सपेक्टेशंस। दूसरी चीज ये है कि अवेलेबल रिसोर्सेज को मजीद इंप्रूव किया जाए। तीसरा ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ठीक है, यानी कि चॉइसेस आ गई ना यहाँ पर स्कार्सिटी के साथ। इसी तरीके से एक और मैं ग्राफिकल फिगर में आपके साथ ये डिस्कस करती हूँ, फिर मैं एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगी स्कार्सिटी की। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अनलिमिटेड वांट्स हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, स्कार्सिटी अराइज्ड, और फिर आती हैं चॉइसेस कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखें कि आपके एग्जाम्स में ना, आपका जो छोटे छोटे आप फिगर्स बनाते हैं ना, वो इतने ज्यादा मानी रखते हैं, शायद आप लंबे लंबे जो पैराग्राफ्स लिखे उससे ज्यादा वो फिगर्स मानी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कार्सिटी एंड चॉइसेस को एक्सप्लेन करना चाहें तो आप ये छोटा सा फिगर ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि व्हेन wants are unlimited and there are limited resources, then a problem of scarcity, that is a lack of या limited availability arises, and then there exist different choices that what to produce, how to produce and for whom to produce। अब ये sentences पे ना वजन बढ़ जाएगा क्योंकि आपने फिगर साथ में दे दिया। होप सो आपको मेरी बात ये समझ आई होगी कि फिगर कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। अच्छा, अब जो इकोनॉमिक्स के जो 4 फैक्टर्स है ना, बेसिक फैक्टर्स, जिसमें सप्लाई, डिमांड, प्राइसिंग और कॉस्टिंग आ जाती है। ठीक है, उसके साथ अब जो लास्ट हम जो फैक्टर डिस्कस करने लगे हैं वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको इजी हो ग्रास्पिंग में। ये 4 फैक्टर्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, आप लोग इजीली ग्रास्प कर सकें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लास्ट टॉपिक होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वर्ड से आपके माइंड में क्या आता है? जल्दी से सोचें कि क्या चीज, यानी कि किसी चीज के बारे में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हवाले से। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है कि आपको पता है कि रिसोर्सेज जो है ना वो लिमिटेड है। ठीक है, अब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो इसलिए लोगों को चॉइस करनी पड़ती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पैसे थोड़े है ना, तो मैं चॉइस करूंगी कि मैं मोबाइल लूं या मैं इसके फूड आइटम्स ले लूं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, आई एम गिविंग एन एग्जांपल। तो इस तरह से हर लम्हे, हर वक्त, हर स्टेप पे इंसान को चॉइस करनी पड़ती है। ठीक है, चॉइस लेनी पड़ती है। वही जो चॉइस है ना, उसी को हम आगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डिस्कस करते हैं। अब क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको समझ आ सकती है एग्जांपल्स के थ्रू ही। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल प्रिंसिपल है, और कोई भी चॉइस होती है किसी भी डिसीजन में, उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मस्ट हो जाती है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो मेन आइडिया है ना, वो क्या है कि एक चीज के बदले में दूसरी चीज की सिलेक्शन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अब जिस तरह आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक छोटा सा फिगर है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि या तो गोइंग टू वर्क या स्किपिंग वर्क। इसके पास ये 2 ऑप्शंस है। अब ये जो 2 ऑप्शंस है ना, इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। किस तरह से होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है,
अब जो फॉर्मूला होता है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, वो सिंपली होता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ ईच ऑप्शन, उसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है ना उनका आपस में डिफरेंस, यानी कि रिटर्न ऑन द बेस्ट ऑप्शन नॉट चूजन और माइनस रिटर्न ऑन द ऑप्शन चूजन। ठीक है, इस तरह से, यानी कि इसको एग्जांपल्स के थ्रू मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। पहले इसके फॉर्मूला को देख लें कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हम इकोनॉमिक्स की टर्म में स्टडी करें तो टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक प्रॉफिट, और इसी तरह से व्हाट वन सैक्रिफाइसेस ओवर व्हाट वन गेन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अब फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, ठीक है, तो उन दो चॉइसेस में से मैंने कोई एक सेलेक्ट करनी है, तो जाहिर है जो दूसरी चॉइस जो रह गई ना और जो सेलेक्ट कर ली, जो ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर ली, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि जो दूसरी ऑप्शन छोड़ी है मैंने वो उसकी कॉस्ट पे मैंने छोड़ी है। ठीक है, अब इसको एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की छोटी सी एग्जांपल को, डेफिनेशन को। The potential benefit that is given up as you seek an alternative course of action। ठीक है, यानी कोई भी बेनिफिट जो आपको मिलता है जब आप दो चीजों में से या 10 चीजों में से एक चॉइस करते हैं। अब जब भी इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की जाती है ना, तो उसमें ये बात होती है कि हम इसके बाद जो ऑप्शन है उसकी कीमत पे हम पहली ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, छोटी छोटी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए और फिर आप इसको बड़ी लेवल की एग्जाम्पल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अब एक बच्चे ने पढ़ना है, ठीक है, एक बच्चे ने स्टडी करना है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, यानी कि 1 घंटा पढ़ने की जो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, वो उन 2 टीवी एपिसोड्स के इक्वल है जो कि वो कुर्बान कर रहा है। जाहिर है वो जब 1 घंटा पढ़ रहा है तो 2 टीवी एपिसोड्स मिस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये उसकी आ गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 घंटा पढ़ने की क्या है, 2 टीवी एपिसोड्स। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि AHA असिस्टेंट्स का ये लेक्चर व्यू करने की आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ऑलमोस्ट 35 मिनट्स का ये लेक्चर हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट आपकी एक एपिसोड गई। आपने लेक्चर व्यू किया, एक एपिसोड गई, तो इस लेक्चर को व्यू करने की आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एक एपिसोड। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एग्जांपल। अब एक रेस्टोरेंट मील है, एक आपके पास घर का तैयार खाना है और एक है आप टेक अवे मंगवा सकते हैं या ले सकते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको 3 चॉइसेस हैं। अब अगर तो आप घर पे खाना खा लेते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, आपने रेस्टोरेंट मील और टेक आउट को मिस कर दिया, आपने उसको कुर्बान कर दिया। आपकी जो कुर्बानी है ना वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये समझ लें। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने टेक आउट ले लिया तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, रेस्टोरेंट मील और होम कुक्ड मील। इसी तरह से अगर आप रेस्टोरेंट मील अटेम्प्ट कर लेते हैं, रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेते हैं, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये 2 हो जाएंगी। इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ मनी देखें ना, इनको अगर हम इन टर्म्स ऑफ मनी देखें तो जस्ट फॉर एग्जांपल आपका रेस्टोरेंट में आपके 1000 रुपीज लगने हैं और आपका जो टेक अवे है उस पर 500 लगने हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, और मील एट होम पे आपके 300 लगने हैं। ठीक है, तो अब आपने जो मील एट होम ले लिया तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि जो बेनिफिट आपको मिला वो क्या मिला, 1000 प्लस 500 का, यानी कि 1500 का बेनिफिट मिल गया। आपने मील एट होम ले लिया। ठीक है, इसी तरह से ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम डिस्कस करते हैं। अब कुछ मजीद एग्जांपल्स देखते हैं, जिस तरह से ग्रेजुएशन वर्सेस सैलरी, यानी कि या तो ग्रेजुएशन कर लो या फिर जॉब कर लो, 2 ऑप्शंस आ गई। अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके लिए सैलरी जो स्किप की जा रही है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। इसी तरह से वेकेशन वर्सेस ट्रेनिंग, या तो वेकेशंस एंजॉय कर लें या फिर ट्रेनिंग कर लें। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने मैंने शो की हुई है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी सिंपल वर्ड्स में अगर आप बात करें ना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, तो कोई भी चीज जिसका हम अल्टरनेटिव जो मेथड है ना उसको कुर्बान करके हम जो काम कर रहे हैं ना वो उसकी अल्टरनेटिव कॉस्ट हो गई। ठीक है, अब जिस तरह से हम इसको डिस्कस करें अगर कैपिटल की टर्म्स में यानी कि मनी की टर्म्स में, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट is the rate of return foregone on the next best alternative investment opportunity। यानी कि अब एक बंदा है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो 500 रुपीज इन्वेस्ट कर सकता है, पर उसकी जगह
उसने वो 200 वाली इन्वेस्टमेंट को पिक किया है, चॉइस को पिक किया, तो उसकी अपॉर्चुनिटी वो 500 रुपीज होगी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की? इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ना वो पूरा बेस्ड होता है चॉइसेस पे। ठीक है, कि एक चॉइस, आपके पास हर चीज के लिए चॉइसेस अवेलेबल होती हैं, उसी पे ये फुल बेस करता है। अब ये इंडिविजुअल्स, कंज्यूमर्स, हाउस होल्ड, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हम डिस्कस करें इसकी इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक्स में, तो सिंपली चंद पॉइंट्स मैंने आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग रिलेटिव प्राइसेस ऑफ डिफरेंट गुड्स, यानी कि डिफरेंट गुड्स की प्राइसेस जो है ना उसका कंपैरिजन मिलता है। जिस तरह से अब फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक टेबल है, अब मैंने एक टेबल खरीद ली और उसी की प्राइस में मुझे 3 चेयर्स मिल रही थी, तो मैंने वो जो टेबल खरीदी है ना उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो 3 चेयर्स होगी, यानी वो 3 चेयर्स कुर्बान करके मैंने एक टेबल खरीदी है। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड है कि इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द नॉर्मल रेम्यूनरेशन ऑफ अ टू अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फॉर एग्जांपल अब एक एम्प्लॉयर है कॉलेज में, ठीक है, और उसको एक सैलरी ऑफर की जा रही है 40,000 की, पर अब वो 40,000 की वो सैलरी को छोड़ के वो स्टिल उस कॉलेज में ही जॉब कर रहा है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? वो 40,000 रुपीज होगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है इट हेल्प्स इन प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फैक्टर रिसोर्सेज। अब प्रॉपर ये हेल्प करता है कि प्रॉपरली एलोकेट किया जाए, प्रॉपर चॉइसेस ली जाए। ठीक है, ये सारे हो गए एडवांटेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके साथ हम लेक्चर को एंड करते हैं। आपको मैं क्वेश्चन देती हूं कि क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके इस टाइम की जो आपने स्पेंड किया इस लेक्चर पे? AHA असिस्टेंट्स के लेक्चर्स या फिर सॉफ्ट कॉपी बुक्स? Just think, decide, comment, and if you like the video and this lecture was helpful for you, तो लाजमी कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिसमें प्रोडक्शन, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कमांड इकोनॉमी, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्राइसेस सिस्टम, रिसोर्स एलोकेशन होगा, जिसके साथ आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि क्या है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहा ये वीडियो, ये लेक्चर या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।